बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो हम लोग देख रहे हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर फॉर दिस वंडरफुल एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट. ओके, दैट यू लव द मोस्ट आई गेस. मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही एक्ट है पूरे अपने सिलेबस में, है ना. सीखने सिखाने लायक बहुत बातें हैं, है कि नहीं. और इसमें ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है, तो मैं आपको जो भी बोलूँ आप वो सही मानोगे. चलो, सो आज के लेक्चर का टारगेट रहेगा ये सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 19 को कवर करना, और साथ साथ हमको नेक्स्ट 20 टू 24 भी कवर करना. फिर उसके बाद अपना एक ही बच जाता है, दैट इज सेक्शन नंबर 25 टू 29. ओके, एक छोटा सा पार्ट बच जाता है. आई गेस आज के लेक्चर पे कवर नहीं होगा, उसको हम लोग कल के लेक्चर पे करेंगे. ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं करते, ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड है कि नहीं है. बोलने के लिए तो है, करने के लिए कुछ नहीं है वैसे. चलो, सो फर्स्ट आता है सेक्शन नंबर 14. मैं अभी बाकी के जो पुराने सेक्शंस है उसको रिवाइज नहीं करता हूँ, ठीक है. जब पूरा हो जाएगा जनरल क्लॉजेस एक्ट तो उसका एक थरो रिवीजन मैं ले लूँगा अपने रिवीजन नोट से. तो ज़्यादा फोकस डालेंगे अपना लर्निंग पे, रिवीजन पे. इसके बाद हम लोग फोकस रखेंगे, ठीक है. चलो, तो सेक्शन 14 टू सेक्शन 19, पावर एंड फंक्शनरीज. क्या बोला हुआ है? पावर एंड फंक्शनरीज. Yes, very good afternoon, my dear online students. I am really glad that you wished me. Section 14, powers conferred to be exercisable from time to time. कुछ नहीं, बहुत ही छोटा सेक्शन है. यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कोई भी अथॉरिटी, चाहे सेंट्रल एक्ट के अंदर हो या कोई रेगुलेशंस हो, सेंट्रल रेगुलेशन, किसी भी अथॉरिटी को अगर पावर दिया हुआ है किसी भी एक्ट को, किसी भी रूल्स को बनाने का, तो वो अथॉरिटी उस पर्टिकुलर, वो पावर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास वैसी रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे हम लोग बहुत सारे एक्ट्स में पढ़ते हैं दैट लॉ विच इज इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसका मतलब क्या है कि वो लॉ उस दौरान क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा. वैसे ही अगर मान लो हमने किसी को पावर दिया हुआ है कि भैया आप रूल्स बना सकते हो, जैसे लॉ बनाने का पावर किसके पास है, सॉरी एनैक्टमेंट बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास. और उसके रूल्स बनाने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. वही हमने सेक्शन नंबर 24 पढ़ा है ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें सेक्शन 24 में यह बताया हुआ है दैट सेबी हैज अ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द लिस्टेड कंपनीज. यस और नो. तो किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेबी हो, या फिर कोई और भी एक्ट में किसी भी अथॉरिटी को पावर दिए कि आप लॉ बनाओ, आप रूल बनाओ, तो जब तक वो पावर रिवोक नहीं करा जाएगा वो पावर उसके पास ही रहेगा. बताओ कैसा प्रोविजन है. जब तक हम उससे पावर नहीं लेते, जैसे लिस्टेड कंपनी के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, जैसे कि शेयर्स इशू करना, बायबैक करना, कोई भी शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर, इसके बारे में कुछ अलग से कायदे कानून बनाने का पावर सेबी को दिया हुआ है एज पर सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो जब तक ये एक्ट सेबी का वो पावर स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली रिवोक नहीं करता है, सेबी के पास वो पावर रहेगा. एक्ट में लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार ही पावर एक्सरसाइज होगा, उसके बाद वो पावर एक्सरसाइज नहीं होगा. मतलब पावर जो दिया है वो एक टाइम के लिए नहीं है, वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया हुआ है, जब तक कि उसको रिवोक नहीं करा जाएगा. ये बताता है सेक्शन नंबर 14. ओके, बस यही है. वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी पावर कन्फर्ड, then unless a different intention appears the power may be exercised from time to time as occasion requires. जब कभी भी लॉ, रेगुलेशन, एक्ट बनाने की जरूरत है उस टाइम पे वो बना लेगी, बिकॉज उनके पास एक पावर दिया हुआ है. The section applies to all central acts and regulations made on or after 14th of Jan 1887. मतलब 1897 के पहले वाला, मतलब GCA 2 वाला. तो GCA 2 जब एक्ट आया था उसके बाद ये सेक्शन उसके ऊपर लागू हो जाएगा. आई बात समझ में? छोटा सेक्शन, सेक्शन नंबर 14. उसके बाद सेक्शन नंबर 15, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो. पढ़ते हैं पहले टेक्स्ट को, फिर उसके एग्जांपल पे आएंगे. वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल एनी ऑफिस और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन इज कन्फर्ड मतलब दिया हुआ है, देन अनलेस इट इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड एनी सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड ईदर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपने प्लानिंग कमीशन के बारे में सुना रहेगा, माइट बी न्यूज़पेपर वगैरह जो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, है कि नहीं. प्लानिंग कमीशन
जिसको हम लोग हिंदी में नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग, कभी इसके बारे में तो सुना है? नीति आयोग वगैरह नहीं सुना है? सुना है ना, वेरी गुड। सुना है तो सुना है, नहीं सुना तो जाके सुनो कहीं से। तो नीति आयोग जो प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। प्लानिंग कमीशन एक कमीशन है, वैसे डिपार्टमेंट नहीं कमीशन है, आयोग बोलते हैं इसको। तो इस प्लानिंग कमीशन का हेड, चीफ जिसको बोलते हैं ना, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो इस प्लानिंग कमीशन के बायलॉज में या प्लानिंग कमीशन के बारे में जो भी कायदे कानून है, इसमें क्या लिखा हुआ है? दैट हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन शैल बी प्राइम मिनिस्टर एवरी टाइम। प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के कोई और इसमें क्या नहीं होगा? हेड नहीं हो सकता, इवन नॉट अ प्रेसिडेंट। तो आज प्राइम मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, नरेंद्र मोदी साहब। तो बताओ मुझको, क्या मैं नीति आयोग के रूल्स एंड रेगुलेशन में ये लिख दूं दैट द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन शैल बी द नरेंद्र मोदी? कैसे लिखूं मैं? लिख सकता हूं ना, वो तो वही तो प्राइम मिनिस्टर है अपने। वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर चेंज भी तो हो सकता है। तो किसी भी अथॉरिटी में या किसी भी कमीशन या किसी भी एक एसोसिएशन में अगर हमको किसी एक बंदे को अपॉइंट करना है तो वो उसके ऑफिस के नाम से अपॉइंट हो सकता है। जैसे कि प्लानिंग कमीशन का हेड हमेशा क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिस है, एक चेयर है, जिसपे एवरी टाइम कोई बंदा क्या कर सकता है? नए नए बंदे आ सकते हैं। लेकिन इस कमीशन का हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होगा ना? यस और नो? तो कभी भी किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट करने की जरूरत है, और अगर वो उसके ऑफिस से अपॉइंट होना है तो हमेशा उस ऑफिस के नाम से ही वहां पे अपॉइंटमेंट होगा। कभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे, जैसे मान लो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में अपने राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, इच्छा है तो कर दो, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे उस प्लानिंग कमीशन दैट हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन फॉर दिस पीरियड इज राहुल गांधी। ये नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑलवेज टू बी प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब प्राइम मिनिस्टर चाहे जो भी हो। आई बात समझ में? पक्का? दूसरा, अपने समझने लायक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इसके बारे में पता है? कभी सुना है इसके बारे में? नहीं सुना है? नालायक हो। क्या नहीं सुना है? बताओ क्या नहीं सुना है आपने इसके बारे में? कहाँ होके आए हो? हाँ, दोपहर में कहाँ होके आए हो? CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बताएंगे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शैल बी अपॉइंटेड बाय कैग। ऐसा ही कुछ है ना? ऐसे ही है ना कुछ? तो आप मुझको बताओ कि आज कैग में जो बंदा एज अ कैग काम कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है? देखते हैं। यू नो हु इज अ कैग? वैग क्या लिख दिया मैंने? यस, क्या नाम है? मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, क्या नाम है इनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये उनका नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये अपने क्या है? क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मैं क्या यहां पे लिख दूं दैट ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू? लिख दूं? क्या लिखूं फिर? इट शुड बी अपॉइंटेड बाय कैग। तो अथॉरिटी अपॉइंट करने का या फिर किसी भी बंदे को अथॉरिटेटिव पोजीशन देना है, और वो पोजीशन किसी एक चेयर पे बेस्ड है, किसी एक ऑफिस पे बेस्ड है, तो एवरी टाइम अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्स ऑफिशियो नेम। एक्स ऑफिशियो। आई बात समझ में? तो क्या लिखा है? वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन a power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred then unless it is otherwise expressly provided। मतलब अगर कुछ और बोला हुआ नहीं है तो हमेशा ऐसी वाली अपॉइंटमेंट उसके नाम पे या उसके वर्च्यू ऑफ ऑफिस पे ही होगा।
अगर नाम पे करना है तो नाम पे करो, अदरवाइज उसके ऑफिस के नाम से ही करना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड कैग। एनी डाउट? नोट आ रहा है, एक्स ऑफिशियो इज अ लैटिन वर्ड which means by virtue of one's position or office. तो CAG and Prime Minister is a what? Is a office, is a position. Provision under this section states that where there is a power to appoint, the appointment may be made by the appointing ex officio as well. मतलब उसके पोजीशन से ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर है? ये सारी बातें हम लोग लिखेंगे। ओके, पहले थोड़ा सा 2-3 सेक्शन खत्म कर लेते, फिर एक साथ लिखो इसके बारे में, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन नंबर 16, छोटा सेक्शन है, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। तो अगर मान लेते मैंने बोल दिया दैट द कैग हैज द पावर टू अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, तो उसको निकालने का पावर किसके पास रहेगा? किसी और के पास या उसी के पास? उसी के पास। लिखा है ना, अगर किसी बंदे के पास अपॉइंट करने का पावर है तो उसके पास ये भी पावर है कि उसको सस्पेंड करे या डिसमिस करे, इवन इफ इट इज नॉट एक्सप्रेसली रिटन। कि कैग गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को निकाल सकता है, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कैग के पास ये पावर है, क्योंकि जो उसको अपॉइंट करता है वही उसको निकाल देगा। द अथॉरिटी हैविंग फॉर द टाइम बीइंग पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट शैल हैव अ पावर टू सस्पेंड और डिसमिस एनी पर्सन अपॉइंटेड वेदर बाय इटसेल्फ और बाय एनी अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर। जो अपॉइंट करेगा वही उसको निकालेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। ओके, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। अब ये क्या बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज? इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, अंडरलाइन द पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और द नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर द टाइम बीइंग executing the functions of an office, to mention the official title of the officer at present executing the function or that officer by whom the functions are commonly executed। क्या बोला भाई? कुछ नहीं समझा, लेकिन हमने देखा था इंडिया में कितने आरओसी है? किसी को याद है इंडिया में कितने आरओसी है? 22। और आरडी कितने हैं? 7 आरडी है और 22 आरओसी है। स्टेट कितने इंडिया में? अब ये तो पता ही होना चाहिए। 29, 28। अरे श्योर? तो 29 स्टेट्स है, तो 29 स्टेट्स के लिए 22 आरओसी काम करते हैं और उसके ऊपर आरडी काम करते हैं। मतलब 29 स्टेट्स का काम 22 आरओसी देखता है और 22 आरओसी का काम आरडी देखता है। ये सुनो, तो अगर मान लो मैंने कंपनीज एक्ट में लिख दिया दैट आरओसी हैज द पावर टू डू सो एंड सो, ओके, या फिर आरओसी हैज टू लुक इनटू दिस मैटर, जैसे पेनल्टी एंड फाइन, तो बताएंगे पेनल्टी एडजुडिकेट करने का अथॉरिटी किसके पास है और फाइन ये जुडिशियल अथॉरिटी के पास होता है, जैसे कोर्ट वगैरह। तो बताएंगे किसी भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी डालना है तो कौन देखेगा? आरओसी देखेगा ना। तो हमने ऐसा लिखा है लॉ में दैट 22 आरओसीज वर्किंग इन इंडिया हैज अ पावर टू एडजुडिकेट द पेनल्टीज। हमने बस आरओसी लिख दिया ना, आरओसी आरओसी आरओसी। तो ऐसा नहीं है कि हमने आरओसी नाम लिखा है इसका मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट के आरओसी की बात कर रहे हैं। एक बार आरओसी के रिगार्डिंग जो भी लॉज बना दिए तो इट इज इंप्लाइड दैट ये पावर सारे 22 आरओ, ये लॉ पूरे 22 आरओसी के ऊपर अप्लाई कर जाएगा। अगर मैंने आरडी के बारे में कुछ लॉज एंड रेगुलेशन बनाया है तो वो लॉज एंड रेगुलेशन जो आरडी ने फॉलो करना है वो पूरे साथ के साथ आरडी फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं किसी में पर्टिकुलर एक आरडी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जैसे आपको पता है कि अगर मान लेते हैं किसी भी कंपनी को आपका रजिस्टर ऑफिस एक आरओसी से दूसरे आरओसी में शिफ्ट करना है तो उसके लिए आरडी का अप्रूवल लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको आरडी का अप्रूवल लगता है। तो आरडी हैज टू मेक द अप्रूवल। अब मैंने ये नहीं बोला है कि किसी एक पर्टिकुलर आरडी ने देना है बाकी आरडी ने फॉलो नहीं करना है। जिस किसी के भी आरडी के जुरिडिक्शन में कोई कंपनी स्टेट टू स्टेट आरओसी टू आरओसी चेंज हो रही है उन सब आरओसी के ऊपर ये अप्रूवल देने वाला कायदा लागू हो गया है। आई बात समझ में? तो यहां पे लिखा है ना एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और एवरी नंबर ऑफ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग
एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस। तो आरडी के ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं एज अ आरडी, और जितने भी ऑफिसेस है, कितने ऑफिसेस है? 7 ऑफिसेस है आरडी के। कितने ऑफिसेस है आरओसी के? 22 ऑफिसेस है। तो आरडी के बारे में, आरओसी के बारे में जो भी कायदा मैं बनाऊंगा वो उन 22 आरओसी के ऑफिस के ऊपर लागू हो गया और वो 7 आरडी के ऑफिस में लागू हो गया। एंड दिस सेक्शन अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स मेड आफ्टर 3rd January 1868 and to all regulations made on or after 14th January 1887। तो जीसीए फर्स्ट हो या जीसीए सेकेंड हो या जीसीए थर्ड हो, सबके ऊपर ये सेक्शन लागू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाना, हो सकता है एग्जामिनेशन में आ ही जाए। ओके चलो, विद दिस अगेन नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। अगेन इस सेक्शन की इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग, सक्सेसर्स। एक सवाल पूछूंगा, आपने उसको जवाब देना, आपने उसका जवाब देना है, फिर इसका मतलब जो है वो क्लियर हो जाएगा। एकदम मजेदार सवाल है, प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी मेरे को जवाब देंगे अगर उनकी इच्छा है तो, नहीं तो फिर मैं हूं ना, चिंता मत करो। वैसे अगर आप चिंता करते तो जवाब दे ही देते हैं कि नहीं? तो बात करते हैं सेक्शन नंबर 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो ये सेक्शन किसके बारे में बता रहा है? पेनल्टी फॉर बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक। ओके, तो यहां पे कुछ प्रोसीजर बताया है, नोटिस देना है वगैरह वगैरह वगैरह, केस फाइल करना है 3 महीने के अंदर वगैरह, फलाना दिन का बात है, जो भी है वो डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अब एक कंपनी है, ओके, कंपनी का नाम है, क्या रहेगा कंपनी का नाम? कोई भी कंपनी, विप्रो लिमिटेड मान लो। ओके, विप्रो लिमिटेड। अब विप्रो लिमिटेड ने एक चेक इशू किया ऑन 1st of January 2020। ओके, ये चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट हुआ और ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर्ड ऑन 20th of Feb 2020। या तो समझ गए, ठीक है, चलो थोड़ा स्मूथ चल रहा है। लेकिन जब चेक इशू किया था तो उस टाइम पे, चेक इशू किया था उस टाइम पे कंपनी में डायरेक्टर्स थे, कंपनी में डायरेक्टर्स थे मिस्टर ए, बी एंड सी, ठीक है। और जब चेक डिसऑनर हुआ तो उस टाइम पे कंपनी में डायरेक्टर थे डी, ई एंड एफ। क्या नाम है? डी, ई एंड एफ। क्योंकि इस दौरान 2 महीने के अंदर कुछ इलेक्शन वगैरह हो गया कंपनी में, एंड द डायरेक्टरशिप गॉट चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। अब आप मुझको बताएंगे, ये जो बंदा है, ओके सॉरी, जिसको भी चेक दिया था, वो केस फाइल कब करेगा? जब वो डिसऑनर हो जाएगा। अब मुझको बात बताओ, ऑन हुम केस नीड्स टू बी फाइल, whether it is ABC or DF। रोशन जी बोल रहे ABC। ओके, मैंने बोला केस किसके ऊपर आएगा? टाइटल तो डायरेक्टर ही आएगा केस फाइल करने के लिए, लेकिन कोर्ट में हाजिरी कौन देगा? एबीसी या डीएफ? अरे श्योर, लेकिन चेक तो इन्होंने इश्यू किया ही नहीं, वो आ जाए भाई, आ जाएगा, आज लगे केस फाइल हो गया। और अच्छा होता है इलेक्शन में आते ही नहीं हम लोग। डीएफ, अरे श्योर, क्यों? आप डीएफ की जगह पे हो मानो, अब जवाब दो। फिर भी यू एक्सेप्टिंग द केस फाइल ऑन यू,
और मान लो सही से आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाए तो चलेगा आपको? मैं क्या बोल रहा हूं कि आप मान लो उस डीएफ में हो और केस फाइल हो गया और कार्रवाई हो गई और वो सजा कंपनी के ऊपर फिक्स हो गई, तो बताएंगे जेल में जाओगे? कितने साल जेल है 138 के अंदर? 2 साल की जेल है ना। और अगर ये फ्रॉडुलेंट बातों में आकर आ गए तो 447 के अंदर जाओगे फिर। तो बताओ, चेक इश्यू किया एबीसी ने, सजा आपको होगी। केस फाइल हुआ मतलब क्या? केस फाइल हुआ मतलब कार्रवाई शुरू होगी ना। तो लेकिन अगर एबीसी के ऊपर केस फाइल करेंगे तो एबीसी बोलेंगे हम तो डायरेक्टर है ही नहीं, बिकॉज केस तो डायरेक्टर के ऊपर फाइल होगा ना। ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी 138 में यही लिखा है ना। अगर वो कंपनी है जिसने डिफॉल्ट किया है तो केस तो कंपनी के नाम पे और साथ साथ डायरेक्टर्स के नाम पे होगा। फिर आप बोलेंगे सर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करो। अब यहां पे देखो सीन क्या है, ऐसे वाले प्रॉब्लम अभी आ गए ना, आए कि नहीं आए? तो इसके बारे में आपको हेल्प कौन करेगा? जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये प्रैक्टिकल इशू है कि नहीं? तो जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है इसको क्या हो गया। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है कि केस जो है वो डीईएफ के ऊपर फाइल होगा। फिर उसके बाद जो अभी मैंने बोला कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करना, वो कोर्ट कर लेगा। आप हंस रहे थे लेकिन ये सही जवाब था। ओके, बिकॉज डीएफ की गलती नहीं, उसको तो पता ही नहीं है चेक इशू हुआ था। बताएंगे खुशी से जाएगी अंदर, ऐसा तो ऐसे हो जाएगा, मैं चेक इशू करूंगा और रेजिग्नेशन दे दूंगा, फिर नए डायरेक्टर को लेके आऊंगा, फिर वो जेल में जाएगा, वापस मैं डायरेक्टर बन के आऊंगा। बताओ ऐसे करूंगा कि नहीं करूंगा मैं? अरे ये नहीं करना। केस तो फाइल होगा डायरेक्टर के नाम पे ही, तो डायरेक्टर कौन है अभी? डीएफ। वो जाएंगे कोर्ट में, बोलेंगे हम तो नहीं थे, कौन था वो, उसको बुलाओ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यस और नो? तो केस फाइल होगा डीएफ के ऊपर नाम पे। और ये बात किसने बताई आपको? जनरल क्लॉजेस एक्ट। सक्सेसर्स है ना, डीईएफ आर सक्सेसर्स ना। इफ इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of law to the successors of any functionaries or corporations having perpetual successions। मतलब ऐसी कोई भी एंटिटी जिसके पास perpetual succession है। कौन सा है अपना एंटिटी के पास? कंपनी है, एलएलपी है, ये perpetual succession में जीते हैं ना। तो अगर किसी भी perpetual succession वाली एंटिटी के ऊपर केस फाइल होना है तो उस टाइम पे, जब केस फाइल हो रहा है उस टाइम पे जो भी पुराने लोग जो उस कंपनी को चलाते थे उनके अगर सक्सेसर्स हैं तो उन सक्सेसर्स के ऊपर वो सारी बातें लागू हो जाएंगी जो पुराने लोगों ने काम किया है। केस फाइल होने के लिए तो ऐसा ही होगा, बाद में क्या होगा वो कोर्ट देख लेगा। दैट इज अ जुडिशियल मैटर, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नॉट अ मैटर ऑफ एनी अदर एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है उसके सक्सेसर्स उस चीज के लिए लायबल हो जाएंगे जो उनके पूर्वजों ने किया है, फिर कोर्ट देख लेगा। To express its relation to the functionaries or corporations, this section applies to all central acts made after 68 and 87, that is GCA 1, GCA 2, GCA 3। आई बात समझ में? सेक्शन नंबर 18। एनी डाउट सो फार? नो? पक्का? बस एक ही सेक्शन बचा हुआ इसमें, ठीक है, उसको कवर करें फिर लिखोगे पूरा, लिखोगे फिर वापस या फिर घंटा लाके लिखोगे, छोटा सेक्शन है, कवर करें। सेक्शन नंबर 19 ऑफिस चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स, एकदम ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ओके चलो एग्जांपल से समझते फिर आते हैं टेक्स्ट में, मजा आएगा, फिर चलेगा ना? आर यू विथ मी? तो बात करते हैं एक अथॉरिटी की जिसका नाम है इनकम टैक्स के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। नाम तो सुना ही होगा इनकम टैक्स में। ये हो गया एक अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के नीचे एक अथॉरिटी काम करती है एसीआईटी, कभी नाम सुना है इसके बारे में? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये कौन है? उसका चीफ, यस और नो? और ये कौन है? उसका सबऑर्डिनेट है। सही बात है ना? तो
ये एसीआईटी क्या काम करता है रे? एसीआईटी विल वर्क एज सीआईटी व्हेन सीआईटी इज नॉट इन ऑफिस। मतलब खाना खाने के लिए चला गया फिर वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं। सीआईटी जगह पे नहीं है, मान लो सीआईटी रिटायर हो गया है और अब तक नया सीआईटी आया नहीं है, हो सकता है तो 2 महीने लग गए नया सीआईटी आने को, तो उस दौरान सीआईटी का काम कौन करेगा? एसीआईटी करेगा ना, सही बात है कि नहीं? तो ये चीफ हो गया उसका सबऑर्डिनेट, लेकिन सबऑर्डिनेट है लेकिन वो उसके चीफ के जैसा ही काम करेगा, उसको वो सारे पावर्स मिल जाएंगे जो एक सीआईटी के पास होते हैं, बिकॉज ही इज फंक्शनिंग एज ए सीआईटी दो ही इज अ एसीआईटी। बिकॉज सीआईटी का काम करने के लिए सीआईटी के पावर मिलने चाहिए ना, तभी तो वो काम कर सकता है। कोई ऑर्डर निकालना है, कोई अपील का डिसीजन देना है, तो एसीआईटी का सीआईटी का पावर उसको मिलना चाहिए ना। चलो पावर तो मिल गए, पावर तो मिल गए, लेकिन 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 इंडियन पिनल कोड में अगर ऐसी कोई बात लिखी हुई है, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड विधान, क्या लिखा हुआ है? दैट इफ ब्राइब is taken by any authority such as CIT, then CIT will be punishable with imprisonment of 7 years। कितना? 7 years। अब CIT के ऑफिस में काम कौन कर रहा है? एसीआईटी। एसीआईटी ने ब्राइब ले लिया और पकड़ा गया, फिर कोर्ट में केस चला गया, फिर वो कोर्ट में क्या बोल रहा है? क्या लिखा है लॉ में? तो मैं सीआईटी हूं कि एसीआईटी हूं, तो एसीआईटी के ऊपर सीआईटी के प्रोविजन कैसे लागू हो जाएंगे? तो आप मुझे कहो एसीआईटी के ऊपर भी ये सेम प्रोविजन लागू होगी कि नहीं होगी? क्यों? बिकॉज ही इज फंक्शनिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ एसीआईटी। तो यहां पे पेनल्टी, सेम पेनल्टी इज लेविएबल ऑन ACIT, दैट इज सबऑर्डिनेट, बिकॉज ही इज फंक्शनिंग एज हिज चीफ। तो ये बात बताइए किसमें? सेक्शन नंबर 19 में। In any central act or regulation made after the commencement of this act, it shall be sufficient for the purpose of expressing the law relating to the chief or superior। मतलब जो भी laws and regulations chief and superior के ऊपर लागू होते हैं, shall apply to the deputies or subordinates lawfully performing the duties of that office in the place of their superior to prescribe the duty of the superior। मतलब सुपीरियर की ड्यूटी निभाने के लिए अगर उसका सबऑर्डिनेट उसकी जगह पे काम कर रहा है, तो उस सुपीरियर के बारे में जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं वो सारे उसके ऊपर अप्लाई कर जाएंगे। एंड द सेक्शन यहाँ पे अगेन GC1, GC2, GC3 के ऊपर लागू होता है। नीचे के एग्जाम्पल आ रहा है, 2 एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उसको एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। प्लीज रीड दिस एंड देन विल स्टार्ट राइटिंग। Whether online students are able to see the lecture right now?
Here I got some error. So please let me know whether I'm audible. Video is clear to you. यस मेरे जवानों, क्लियर है? चलो सो अभी एग्जाम्पल लिखना चालू करेंगे यहाँ पे. आई थिंक 14 के लिए कुछ लिखना लाजमी है. 14 के लिए बस यहाँ पे एक नोट लिख दो, चलो नहीं तो बाद में है ना आप मेरे को फोन करके परेशान करेंगे. एक नोट ही लिख दो, नोट लिख दो. इफ एनी अथॉरिटी हैज अ पावर टू मेक लॉज, if any authority has a power to make laws, then until it is expressly withdrawn, until it is expressly withdrawn, until it is expressly withdrawn, expressly withdrawn, the same authority will make the law when needed from time to time, when needed from time to time, when needed from time to time. एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं तो वो रूल्स टाइम टू टाइम बनाएंगे ना. पार्लियामेंट एक्ट बनाता है और सेक्शन 24 के अंदर सेबी को पावर है किसके बारे में लॉ बनाना? लिस्टेड कंपनीज के बारे में. समझ रहे हो ना मेरे जवानों? चलो सो अभी बाकी आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह लिख सकते हो. ये सेक्शन 15 के लिए नीचे और एक कैग वाला एग्जाम्पल है, उसको भी लिखना है.
नीचे इसका कैग वाला एग्जांपल भी कॉपी करो। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 के बारे में कुछ एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, 17 का एग्जाम्पल लिख दो। उसके बाद सक्सेसर के बारे में हम लोग आई गेस ये एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि नहीं।
हो गया ये। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 के लिए हमने इसका एग्जाम्पल हमने नीचे लिखा है गेस, फटाफट लिखो। ये लिखा बेटा, ओवर। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग खत्म करना चाहते हैं आज के लेक्चर पे, वो है सेक्शन 20 टू सेक्शन नंबर 24, प्रोविजंस एज टू ऑर्डर्स रूल्स एक्सेट्रा मेड अंडर द एनैक्टमेंट। अब ये जो पार्ट है 20 टू 24, ये किसके बारे में बात कर रहा है? रिगार्डिंग द ऑर्डर्स एंड रूल्स दैट वी मेक रिगार्डिंग द एनैक्टमेंट्स। जैसे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कारो। ओके, कारो मतलब क्या? जैसे कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, हम सी इंटर ऑडिट में पढ़ेंगे कारो को। ओके, तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर एक ऑर्डर दिया हुआ है, किसके ऊपर? सीएस के ऊपर, कि देखो सीए ऑडिटर, आपने इस कंपनी के बारे में मुझको ये वाले पॉइंट्स बताने हैं एडिशनली अलॉन्ग साइड योर ऑडिट रिपोर्ट। तो आपका मेन ऑडिट रिपोर्ट जो होता है उसके साथ साथ कारो में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपने करना है, और ये ऑर्डर हम आपके ऊपर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं कारो। साथ साथ हम लोग बहुत सारे रूल्स भी पढ़ते हैं। तो इन ऑर्डर और इन रूल्स के बारे में ये प्रोविजन सेक्शन 20 टू 24 बता रहा है। तो पहला है सेक्शन नंबर 20, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्डर्स एटसेट्रा इश्यूड अंडर द एनैक्टमेंट्स। अब जैसे कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स भी है कि नहीं? अब कंपनी एक्ट में दो डेफिनेशंस है। एग्जाम्पल की मिसाल पे सेक्शन नंबर 246 एंड 287 बताएंगे। 246 किसका है, 287 किसका है? 246 इज अ होल्डिंग कंपनी एंड 287 इज अ सब्सिडरी कंपनी। सो इट डिफाइन इन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। अब इस होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में कुछ रूल्स बताए हुए हैं। ओके, जैसे लेयर्स ऑफ सब्सिडीज के बारे में कुछ रूल्स हैं, कंपनीज लेयर्स ऑफ सब्सिडरी रूल्स है कि नहीं अलग से, तो ये रूल्स बना दिए लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी अपने अंदर दो से ज्यादा लेयर्स ऑफ सब्सिडरी नहीं रख सकती, लेकिन इस रूल में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड ही नहीं है।
डिफाइंड है क्या? नॉट डिफाइंड। तो आप मुझको बताएंगे फिर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का मीनिंग कहां से लेंगे? बताओ। एक्ट से लेंगे और क्या कहां से लेंगे? तो ये रूल्स के बारे में, रूल्स के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, रूल्स के मीनिंग को डिराइव करने के टाइम पे अगर हमको कुछ बातें एक्ट से रेफर करनी पड़ती है तो हम उसके कंस्ट्रक्शन के लिए उस एक्ट में जाएंगे, एक्ट के उस प्रोविजन में जाएंगे जहां पे उसका मतलब निकल सकता है। जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन भले रूल्स में नहीं बताया हुआ है लेकिन उसका मीनिंग हमारे पास सेक्शन 246 और 287 में बताया है। सो गेट द मीनिंग फ्रॉम 246 एंड 287, इतना सिंपल सा ये सेक्शन है। So whereby any central act or regulation, a power to issue any notification, order, scheme, rule, form or any law is confirmed, then expression used in the notifications, जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी ये एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है, इन दैट नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल और बाय लॉ शाल अनलेस देयर इज अ रिपग्नेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब शाल जब तक उसके लिए कोई और मतलब नहीं बताया हुआ है, हैव सेम रिस्पेक्टिव मीनिंग एज इन द एक्ट और द रेगुलेशन कन्फरिंग द पावर। तो उस एक्ट में, उस ऑर्डर में, उस रूल में जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, उसका मतलब हम लोग एक्ट में जो मतलब है वही डिराइव करके वहां से ले लेंगे। एग्जाम्पल, द टर्म कलेक्टर यूज इन रूल नंबर 4 ऑफ द लैंड एक्विजिशन कंपनीज रूल 1963 विल हैव द सेम मीनिंग एज इन 3C ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो ये लैंड एक्विजिशन के बारे में रूल्स है। तो लैंड एक्विजिशन के रूल्स में कलेक्टर वर्ड अगर आया हुआ है और उस रूल में उसको डिफाइन नहीं किया है तो उसका मीनिंग हम लोग कहां से लेंगे? सेक्शन 3C ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। कलेक्टर मतलब जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसके बारे में बताया हुआ। आई बात समझ में? नीचे एक केस स्टडी आ रहा है, उसको आप होमवर्क मार्क कर सकते हो। होमवर्क क्यों, क्लास वर्क ही करो, पढ़ो, प्लीज रीड। हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर 21। तो 21 क्या बता रहा है? दैट पावर टू इशू, टू इंक्लूड, टू ऐड, टू अमेंड, वेरी और डिस्काइंड नोटिफिकेशन, ऑर्डर, रूल्स और बायलॉज। सिंपल सी बात है, जैसे हमने एक्ट देखा था। नींद आ रही बेटा? कॉफी वगैरह चाय मंगवाए प्लीज? नहीं चाहिए? तो हमने देखा हुआ था कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी एक्ट को लेके आने का, तो उस एक्ट को अमेंड करने का पावर किसके पास रहेगा? पार्लियामेंट के पास ही रहेगा। रूल्स को लाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस रूल्स को चेंज करने का पावर किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वैसे ही रूल्स, ऑर्डर्स ये लाने का पावर जिस भी अथॉरिटी के पास है उसको बदलने का पावर किसके पास रहेगा? उसी अथॉरिटी के पास रहेगा। रूल बनाएगा कोई और अमेंड कोई और करेगा? नहीं ना, श्योर। जैसे कारो जो लेके आया है वो कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उस कारो में जो बदलाव है, जैसे आज के जमाने में कारो 2016 एप्लीकेबल था रिसेंट एग्जामिनेशन तक, लेकिन आज अभी मई 22 के लिए कारो 2020 आ चुका है। तो इसमें कुछ अपडेशन हुआ है ना उस ऑर्डर में। उसमें एमसीए बताता है, पूछता है ऑडिटर को कि ऑडिटर देखो पहले तो आप इस पे रिपोर्ट करते थे लेकिन अभी ये कुछ एडिशनल बातें मैं बता रहा हूं इसको भी रिपोर्ट कर दो। तो ये कौन बोलेगा? एमसीए बताएगा ना। तो जिसके पास पावर है टू मेक द ऑर्डर, टू मेक द लॉज, वही उसको अमेंड भी करेगा। यही वाली बात यहां पे लिखी हुई है। एक बार पढ़ेंगे सेक्शन 21 को, पूरा पढ़ो, कम ऑन फास्ट। तब तक मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, आपने उसको बाद में कॉपी करना है, ठीक है जी।
हो गया? लिखना नहीं है अभी, ये तो खत्म होने दो, पूरा लिखने का मौका दूंगा मैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 22, मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज और issuing of orders between passing and commencement of this enactment. Now first we need to know what is passing and commencement of the enactment. You tell me. Passing और commencement में क्या अंतर है? Okay. कमेंसमेंट मतलब यू कैन से एनफोर्समेंट, है कि नहीं? मतलब ये डेट अलग अलग हो सकती है ना। जैसे मान लो मैंने कोई एक एक्ट बना दिया जिसको पास मैंने करके रखा है जनवरी में, लेकिन उसको मैं लागू कर रहा हूं अगस्त महीने से, तो जनवरी टू अगस्त ये समय है कि नहीं मेरे पास? ओके, नाउ व्हेन वी आई हैव पास पर्टिकुलर एक्ट अप टू द डेट ऑफ इट्स एनफोर्समेंट, दैट इज अप टू अगस्त, जैन टू अगस्त, I found, the lawmakers found that certain rules has to be prepared, certain rules has to be made regarding the same law, because law तो अभी पास हो चुका है, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, पास हो चुका है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ उसके रूल्स भी बना देते हैं, जैसे जैसे वो एक्ट आ गया साथ साथ उसके रूल्स भी लागू हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो वो जो रूल्स बनाए उस इंटरवेनिंग पीरियड में, तो वो रूल्स कब से लागू हो जाएंगे? क्या वो उन रूल्स को मैं उस एक्ट के आने के पहले लागू कर सकता हूं, या फिर मैंने वेट करना है टिल द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दैट एक्ट? आर यू श्योर? पक्का? आंसर 22 में दिया हुआ है, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन विच इज नॉट कम इनटू फोर्स इमीडिएटली, जो अभी इमीडिएटली फोर्स में नहीं आएगा, ऑन द पासिंग देयर ऑफ a power to conferred to make rules or bylaws or to issue orders with respect to the application of the act or regulation or with respect to the establishment of any court or the appointment of any judge or officer thereunder or with respect to the person by whom or time when the place where or in the manner in which or the fees for which anything is to be done under the act or regulation, then that power may be exercised at time after passing of this act or regulation. But rules, bylaws or orders so made or issued shall not take effect till the commencement of this act. मतलब जरूरी नहीं है कि रूल्स वगैरह बनाने के पावर आपको एक्ट के बाद ही आएंगे, उसके लिए आप पहले भी रूल्स बना सकते हो, ऑर्डर्स बना सकते हो, लेकिन वो ऑर्डर रूल्स तब तक लागू नहीं होंगे जब तक आपका एक्ट कमेंस नहीं होगा। नीचे एक नोट आ रहा है, इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन, इट्स कंटेंट एंड द पर्पस बीइंग टू फैसिलिटेट द मेकिंग ऑफ द रूल्स, bylaws and orders before the commencement of the enactment in the anticipation of its coming into operation. In other words, it validates the rules, bylaws and orders made before the coming into force of the enactment, provided that they made after its passing and preparatory to the enactment coming into force. वही सारी बातें एक नोट में उन्होंने बता दी है, नॉट सो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस आप याद रखना कि कोई भी लॉज एंड रूल्स ऑर्डर्स, किसी भी एक्ट जो अभी तक आया हुआ नहीं है, अगर उसको बना के रख दिया है तो उसको हम लोग उस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले अप्लाई नहीं कर सकते, उसको उसके बाद ही अप्लाई करना होता है। आई बात समझ में? यस। तो इन सेक्शंस को पहले रिवाइज करते देन आप लिखेंगे। तो सेक्शन 20 क्या बता रहा था? 20 ये बता रहा था कि अगर मान लेते हैं कोई भी रूल्स ऑर्डर्स बनाने का पावर किसी एक अथॉरिटी के पास है, तो वो अथॉरिटी क्या कर सकती है, सॉरी, अगर किसी एक्ट में, ओके, अगर किसी एक्ट में कोई रूल्स ऑर्डर्स बनाए हुए हैं और उन रूल्स ऑर्डर में किसी एक टर्म का मतलब समझाया गया है या किसी एक टर्म के बारे में रेफरेंस दिया हुआ है, और उस रूल्स ऑर्डर्स में अगर वो टर्म डिफाइन नहीं है, तो उसका मीनिंग हम लोग क्या करेंगे, उसी एक्ट, उसी कंसर्न एक्ट में जाके डिफाइन है क्या देखेंगे और वही उसका मीनिंग वहां से डिराइव करेंगे। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 21
कि किसी भी अथॉरिटी को अगर पावर दिया हुआ है कि वो उसके बारे में रूल्स ऑर्डर्स बनाए, तो वही अथॉरिटी उसको क्या कर सकती है, अमेंड या उसको वेरी भी कर सकती है, उसको निकाल भी सकती है। उसके बाद सेक्शन 22 ये बता रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक्ट पास हुआ है लेकिन अब तक एनफोर्स नहीं हुआ है, और पासिंग के बाद एनैक्टमेंट के दिन तक अगर कुछ रूल्स वगैरह बनाने हैं तो वो बना सकते हैं, वो पावर अवेलेबल है। कुछ ऑर्डर्स बनाने हैं तो वो ऑर्डर्स बना सकते हैं, लेकिन वो तब तक लागू नहीं होंगे जब तक वो एक्ट एनफोर्स नहीं होता है, उसके पहले उसके बारे में रूल्स एनफोर्स नहीं होंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलो तो ये काम करेंगे, अभी ये वाला पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। हो गया, चलो नाउ नेक्स्ट सेक्शन, बस दो ही सेक्शन बचे हुए आज के लेक्चर के, 23 एंड 24। 23 का नाम क्या है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। नवंबर 2018 में सवाल है। नाउ इसको समझने के लिए अगेन एक एग्जांपल लेते हैं
फिर ये बातें क्लियर हो जाएगी, फिर सेक्शन पे आएंगे और पढ़ेंगे कि मतलब डिराइव हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ जी, तो बात करें सेक्शन नंबर 23 की। ये बता रहा है दैट पावर टू मेक द लॉज सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन। क्या बोला है? सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन। जैसे अगर मान लेते मैं लिखता हूं दैट सेबी हैज पावर टू मेक रूल्स, लॉ रूल्स जो भी है, और मैं लिखता हूं सेबी हैज पावर टू मेक रूल्स सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशंस। ठीक है जी, सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन। If you know the process of making law, that first there will be drafting, then it is to be read at the parliament first, both the houses, है कि नहीं? Then उसके ऊपर एक्सपर्ट कमिटी बिठाई जाती है, एक्सपर्ट के ओपिनियंस आते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर पब्लिक के कमेंट्स भी आते हैं, पब्लिक डोमेन में उसको पब्लिश किया जाता है, पब्लिक से उसके कमेंट्स आते हैं, अगर कुछ अमेंडमेंट वगैरह करना है, एक्सपर्ट के कमेंट्स, पब्लिक के कमेंट्स, फिर उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, फिर उसको रेडी करा जाता है, और अगर वो पास हो गया, अगर फाइनलाइज है, देन वो लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, फिर उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर ऑफिशियल गैजेटी एंड देन एनफोर्स। यही प्रोसेस है, ये लॉ बनाने का प्रोसेस है। यहां पे बात करें किसके बारे में? रूल्स के बारे में। रूल्स कौन बनाता है? तो रूल्स को बनाने का ये सब प्रोविजन नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है। रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, लागू कर देता है। उसके लिए पब्लिक कमेंट्स, एक्सपर्ट कमेंट, पार्लियामेंट, रूल्स तो पार्लियामेंट में जाती ही नहीं रे। अगर रूल्स को पार्लियामेंट में जाना होता तो रूल्स बनाते ही क्यों? लॉ ही बना देते वैसा, है कि नहीं? फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट, रूल्स आर मेड, नो पेनल्टी बदलनी है, कुछ फॉर्म नंबर बदलना है, ये रूल्स में आता है ना, सही बात है कि नहीं? तो उसका डायरेक्ट एनफोर्समेंट आता है। इसके लिए पब्लिक के कमेंट्स, ये कमेंट्स लिए नहीं जाते हैं। लेकिन 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 अगर लॉ मेकर चाहते हैं, कौन? लॉ मेकर्स, पार्लियामेंट चाहता है कि कोई भी अथॉरिटी जो रूल्स बनाने की पावर रखेगी इस एक्ट के अंदर, वो अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, तो हो सकता है वो लॉ में ही, एक्ट में ही ये लिख दे दैट दिस अथॉरिटी हैज अ पावर टू मेक द लॉ, सॉरी, पावर टू मेक द रूल्स सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन। मतलब आप डायरेक्ट उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, नो डायरेक्ट एनफोर्समेंट। रूल को बनाओ, आपके पास ही पावर है उस चीज का, समझ रहे हो ना? रूल्स तो बनाओ, आपके पास ही पावर है, लेकिन डायरेक्ट एनफोर्स नहीं होगा। जैसे लॉ को हम लोग पब्लिश करते हैं, वैसे उसको पब्लिश करो पब्लिक डोमेन में, कमेंट्स ले लो एंड फिर जाके सही लगे तो एप्लीकेबल। कुछ चीजों के बारे में लॉ मेकर्स रूल बनाने के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कुछ रूल्स के बारे में वो डायरेक्ट एनफोर्समेंट का पावर देते हैं। जैसे फॉर्म का फॉर्मेट बदलना है, अब इसमें क्या ही पब्लिक कमेंट्स लेना, लेकिन अगर कोई सब्सटेंशियल मैटर है जो रूल्स में बताया हुआ है, ओके, तो उसके बारे में पब्लिक के कमेंट्स लेना जरूरी है, तो ले लो। तो उस राइट को हम लोग क्या करेंगे, ये लिख करके रिस्ट्रिक्ट करेंगे दैट यू मेक द लॉ सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन। सर ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल है? जी हाँ, जरूर है अपने पास। एक एक्ट है जिसका नाम है सिकरा, सीए फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, जो लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज वगैरह बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, या अनलिस्टेड कंपनी की भी सिक्योरिटी बेचे जाते हैं प्राइवेट मार्केट में, उस सिक्योरिटीज के लेन देन या उसके इशू के ऊपर रेगुलेशंस बनाते हैं, तो सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट। इसमें यह लिखा हुआ है दैट सेबी हैज पावर टू मेक रूल्स relating to the
इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशंस। क्योंकि ये रूल्स जो होंगे जो सेबी बनाएगी वो सब पूरे इंडिया के लोगों के ऊपर लागू हो जाएगी, तो थोड़ा सा संभल के इस रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। सेबी मुंह उठा के कोई भी रूल नहीं बनाएगी जो लोग फॉलो करेंगे। आई बात समझ में? पक्का? तो अब अगर सेबी ऐसे बारे में कुछ रूल्स लेके आना चाहती तो उसका प्रोसेस क्या होगा? तो क्या करेगी सेबी? पहले सेबी वो क्या करेंगी? पहले रूल को ड्राफ्ट करेगी। रूल्स विल बी ड्राफ्टेड, यस और नो, एंड देन it will be published in public domain। जैसे हो सकता है ये आपका वेबसाइट हो सेबी का, उसमें पब्लिश कर दे। वेबसाइट पे मतलब पब्लिक डोमेन में चला गया ना, या न्यूज़पेपर हो, है कि नहीं? फिर उसके ऊपर क्या किए जाएंगे? पब्लिक के कमेंट्स लिए जाएंगे, यस और नो। फिर पब्लिक कमेंट्स आ गए, फिर उसके बाद हो सकता है उसको अगर गरज है तो इफ रिक्वायर्ड देन अमेंड। अगर जरूरत है तो अमेंड करो। तो सेबी क्या करेगी? उस चीज को अमेंड करेगी। कौन अमेंड करेगा? सेबी। और अगर एक बार अमेंड हो गया फिर ये क्या किए जाएंगे? रूल्स इश्यूड किए जाएंगे। तो उसको फॉलो करना है और उसको इश्यू करने के बाद वो क्या हो जाएंगे? एनफोर्स हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं। पब्लिक को पूछो, कमेंट्स ले लो, गरज है तो अमेंड करो और फिर उसको पब्लिश करो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, इतना आसान भी नहीं है। ओके, अगर मान लेते हैं एक बार अगर ये रूल्स अमेंड हो गए तो क्या यहां पे वापस उसको पब्लिक डोमेन में डालना जरूरी है? पहले दे देना पब्लिक डोमेन में, अमेंड होने के बाद क्या वापस पब्लिक डोमेन में देना जरूरी है? सर आपने पूछा है तो नहीं होगा, तो आप पूछते नहीं। क्यों नहीं है? अमेंडमेंट गलत भी हो सकता है। पब्लिक बोल रही है अरे यार ये ज्यादा पेनल्टी हो गई, कम पेनल्टी रखा करो यार। तो पहले पेनल्टी था 1 करोड़ रुपए का, सेबी ने अमेंड किया 99,99,999, देखो कम कर दिया। अमेंड किया ना? किया कि नहीं किया? तो बताओ। मैंने सही बोला कि नहीं? तो पब्लिश करूं कि नहीं करूं? ना करो, डायरेक्ट एनफोर्समेंट। मेरा सवाल लॉजिकल है कि नहीं बताओ? हाँ तो 99,99,999 भरो, कुछ तो मतलब क्या? ऑनलाइन बच्चे आंसर कर सकते हैं चाहे तो। तो एक बार अमेंड होने के बाद, आफ्टर अमेंडिंग, इट नीड नॉट टू बी published again. Okay, it will get directly enforced. तो मेरा सवाल का क्या हो जाएगा? 99,99,999। अरे ऐसा कुछ करेंगे अमेंडमेंट तो पब्लिक बॉम्ब नहीं मारेगा क्या? वो लॉ रहा है, फार्म लॉ, कितना प्रोटेस्ट हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है। लोग भाई अपना रूल्स बताने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, अपोजिशन बॉम्ब नहीं मारेगा। तो इसलिए लॉजिकल बनाते हैं, जो इन्होंने बिल्कुल बोला कि कम करना है तो ऐसा कम करेंगे सच्चा बिरचा करके कि भैया ऐसा है क्या करे। तो हाँ लॉजिकल कि 1 करोड़ है क्या, नहीं काम करो 80 लाख कर दो,
20 लाख कम कर दो पेनल्टी। लेकिन 80 लाख भी ज्यादा लग रहा है तो लोग बॉम्ब मारेंगे वैसे भी। भाई इसको तो लोकशाही बोलते हैं, और क्या होता है लोकशाही का मतलब क्या होता है? और हमने कभी लोकशाही को समझा ही नहीं। बॉम्ब मारना चालू कर, लोकशाही है लोकशाही। अरे तुमको पता ही नहीं लोकशाही क्या होता है? इधर लोगों से पूछे बिना कोई एक्ट फॉलो नहीं होता है भाई। और क्या है, जाओ किसी बाहर कंट्री में जाओ, पता चल जाएगा तुमको, है कि नहीं? रहना आसान हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर आओगे बॉम्ब मारते वापस इंडिया में कि भैया मेरा भारत महान। सही बात है ना? कैसा होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है। घर पे मुर्गी पका है लेकिन वो मुर्गी का स्वाद, क्योंकि हर रोज खा रहे हैं ना नालायक, तुमको तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सही बात है, पक्का? चलो, तो ऑन द नोट ऑफ दिस मुर्गी वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 24। तो सेक्शन 24, द लास्ट सेक्शन टू बी डिस्कस टुडे, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स एटसेट्रा इश्यूड अंडर द इनैक्टमेंट रिपील्ड एंड री एनैक्टेड। ये रिपील वापस आ गया। अच्छा एक काम करेंगे ना आप लोग, ना रिपील वाला सेक्शन याद करके जाएंगे, सेक्शन नंबर 6। ओके, तो बिकॉज इसके ऊपर सवाल आता है, तो आई विल सजेस्ट यू टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर ऑफ रिपील 6A। ये वाले सेक्शन नंबर जो है आप याद करके जाइएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज हायर टू गेट आस्क इन एग्जामिनेशन ऑन दैट टॉपिक्स। तो इफ यू राइट डाउन सेक्शंस ऑफ द जनरल क्लोजेट ऑल्सो, देन इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर आंसर शीट। क्लियर है? तो याद करके जरूर जाना। ऑनलाइन बच्चे मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा। तो आता है आपका सेक्शन नंबर 24, नाम क्या बताओ? हाँ जी, कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्डर्स एटसेट्रा इश्यूड अंडर द इनैक्टमेंट रिपील्ड और एंड री इनैक्टेड। मतलब अगर कोई पुराने एक्ट में कोई ऑर्डर्स सर्कुलर्स इश्यू हो गए थे, क्या बोला मैंने? ऑर्डर्स और सर्कुलर्स, रूल्स बोला नहीं मैंने। रूल्स उसके साथ निकल जाएंगे, रिपील के साथ निकल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कोई सर्कुलर है, तो वो जो सर्कुलर है जो रिपील एक्ट के अंदर बनाया गया था, जब वो था तब आया था सर्कुलर, तो क्या वो सर्कुलर आज रिपीलिंग एक्ट को कंस्ट्रू करने के लिए रेफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जनरल आंसर दे दो। क्या पूछा मैंने? सवाल समझे क्या? सवाल नहीं समझे? कोई एक सर्कुलर इशू हुआ था पुराने एक्ट में, जो अभी नहीं है, वो रिपील हो चुका है। आज मेरे पास नया एक्ट है, लेकिन नए एक्ट में उस चीज के बारे में सर्कुलर नहीं है मेरे पास, जो पुराने एक्ट में हुआ करता था। तो आज मेरे को अगर उस चीज के बारे में सवाल या निशाने की क्या करे अभी इसके बारे में, बिकॉज इसके बारे में इस एक्ट में तो सर्कुलर है ही नहीं, लेकिन सेम वाला सर्कुलर पुराने एक्ट में तो था। तो क्या मैं आज उस क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढने के लिए मैं पुराने एक्ट जो रिपील हो चुका है उसके ऑर्डर या सर्कुलर को रेफर कर सकता हूं? आर यू श्योर? पक्का? तो यू डिड योर सेक्शन नंबर 24। इतना ही तो है, और क्या है, बस लैंग्वेज अलग है लेकिन बात वही कर रहा है। समझते इसको एग्जाम्पल से, फिर क्लियर हो जाएगी बात है। ठीक है जी, तो बात करें सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 में एक सर्कुलर इशू हुआ था, और इस सर्कुलर में क्या लिखा था देखो, दैट इफ कंपनी फेल्स टू फाइल इट्स financial statements to the ROC for continuous 3 financial year, then the directors of the said company will be disqualified as a director from the company as well as
as well as from the other companies also. मतलब अगर मान लेते हैं यहां पे है मिस्टर ए इज डायरेक्टर ऑफ 2 कंपनीज. जैसे मिस्टर ए क्यों हम लेते हैं मुकेश भाई. ओके, मुकेश भाई इज द डायरेक्टर ऑफ 2 कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिलायंस जियो लिमिटेड. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस जियो लिमिटेड. ठीक है जी. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने 2018, 2019 और 2020 के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया आरओसी के साथ. तो क्या मुकेश भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर बन सकते हैं, रह सकते हैं एज पर द सर्कुलर? नो. और ये सर्कुलर कहां पे था? 1956 एक्ट में. और साथ साथ रिलायंस जियो लिमिटेड में भी नहीं हो सकते, भले ही रिलायंस जियो लिमिटेड ने 2018, 2019, 2020 के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल कर दिया है आरओसी के साथ. आई बात समझ में? अरे क्लियर है? तो वो किस में भी डिस्क्वालीफाई होते थे? रिलायंस जियो लिमिटेड में भी डायरेक्टर नहीं रह सकते, वहां से भी उन्होंने इस्तीफा दे देना है. ये सर्कुलर कहां पे था? 1956 एक्ट में था. अब 2013 में सिमिलर प्रोविजंस बताए गए हैं अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 164 में सिमिलर प्रोविजन बताई गई है. सिमिलर प्रोविजन बताई गई है. अब उसके लिए सर्कुलर नहीं, एक्ट में ही बताया गया है. तो बताएंगे अब पुराना सर्कुलर फॉलो करो कि ना करो. 1956 एक्ट में जो सर्कुलर आया था उसको फॉलो करो कि नहीं करो? हाँ बेटा, क्यों? नया एक्ट आया है, लेकिन नया एक्ट सिमिलर प्रोविजन लेके आया है. जो है जी, गुड मॉर्निंग. पुराना सर्कुलर लागू कब होगा? जब नया एक्ट में इसके बारे में प्रोविजन नहीं है. नया एक्ट में प्रोविजन है ना, तो पुराना सर्कुलर क्यों फॉलो करना है? सो नाउ दिस सर्कुलर इज ऑल्सो abolished. Yes or no? Need not to be followed. Need not to be followed. मेरी बात समझ रहे हो नालायको? क्लियर है? अब देखो दूसरा वाला सिनेरियो पकड़ते हैं. दूसरा वाला सिनेरियो, एक कंपनी है अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ओके, जिसने 2018, 2019 एंड 2020 के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं करा. अब 2018 में उसके पास ए, बी और सी 3 डायरेक्टर थे. 2019 में उसके पास अगेन ए, बी, सी 3 डायरेक्टर थे. 2020 में एक नया डायरेक्टर आ गया, ए, बी, सी एंड डी. डी इज ए न्यू डायरेक्टर. डी इज व्हाट? बताओ ना. ही इज अ न्यू डायरेक्टर. तो आप मुझको बताओ, क्या ये डी आज के जमाने में क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डायरेक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा? 2021 में क्या डी अपने आप को एज ए डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? Are you sure? कर सकता है? Are you sure? तो इसके बारे में सेम चीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 1956 में सर्कुलर इशू किया गया था दैट डी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड. मेरी बात समझ रहे हो? दैट डी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड. ये सर्कुलर कौन से एक्ट में था? 1956 एक्ट में था. अब कंपनीज एक्ट 2013 ने ये वाला प्रोविजन तो डाल दिया
पिछले सर्कुलर को देख करके, लेकिन ये वाला सिनारियो कवर करना भूल गए। कंपनीज एक्ट ने ये तो बता दिया कि कोई भी डायरेक्टर 3 साल तक, अच्छा कोई भी कंपनी 3 साल तक अपने फाइनेंशियल प्लान फाइल नहीं करती तो वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो उसने उस बातों को अपने एक्ट में ही कवर कर दिया। लेकिन सिमिलर प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1956 में थी, कुछ और सिचुएशन को कवर करके जा रही थी। दैट इज कोई नया डायरेक्टर आ गया तीसरे साल तो क्या वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? 1956 एक्ट बोलता था नहीं। लेकिन सिमिलर सर्क्यूलर और प्रोविजन इज नॉट इन कंपनीज एक्ट 2013। अब मुझको आप बताएंगे, आज कंपनीज एक्ट 2013 लागू है तो क्या ये डी कंटिन्यू रहेगा या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? कंटिन्यू रहेगा। क्यों? बिकॉज सेक्शन नंबर 24 बताता है कि अगर किसी चीज के बारे में नए कंपनीज में रिपीलिंग एक्ट में अगर कोई प्रोसीजर नहीं बताया हुआ है और सिमिलर बातें पुराने एक्ट में थी, पुराने सर्कुलर में थी, तो आज अगर हम लोग पुराने सर्कुलर को अप्लाई करना चाहते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अप्लाई होता ही है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि पुराने सर्कुलर की तरह ही, बिकॉज ये लॉ मेकर्स का लूपहोल है रे कि गलती से एक सिचुएशन कवर करना भूल गए, लाएंगे हम अमेंडमेंट लाएंगे अगली बार, लेकिन अमेंडमेंट तो प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करती है ना, रेट्रोस्पेक्टिव तो थोड़ी ना होती है। तो कब अमेंडमेंट आएगा तब तो बेचारा डी तो कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं रहेगा, बीच में वो मर गया तो फिर उसको हमने कुछ लॉ मेकर्स चाहते हैं ना कि भाई उसके साथ जस्टिस हो, तो जस्टिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पुराने सर्कुलर जो रिपील्ड एक्ट में थे उसको आज हम लोग अलाउ कर देंगे और उसके मुताबिक ये सिचुएशन कवर करके जाएंगे। आई बात समझ में? तो सिमिलर प्रोविजन सर्कुलर इज नॉट इन कंपनीज एक्ट 2013 बट वी मे फॉलो this circular and as per this he is not disqualified। तो ये रहा सेक्शन नंबर 24 आपके सामने। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सेक्शन 24 को पढ़ेंगे। Once you complete with reading, then we'll start noting for 23 and 24.
इज इट ओवर? चलो तो काम करेंगे, अभी लिखना शुरू करेंगे। ये 23 का है, नोटिंग है, उसको कर दो।
हो गया। चलो उसके बाद फिर इसको कॉपी करेंगे, फटाफट कॉपी करो। हुई गवाह, ये लिखा है, ये लिखा, ये वाला, दिस वन।
ओवर हो गया, चलो। सो विद दिस वी आर अबाउट टू एंड आर टॉपिक दैट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट, बिकॉज अभी इसमें बस एक ही पार्ट बचा हुआ है, दैट इज द मिसलेनियस वाला पार्ट। इसमें भी 2-3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू सी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कल एकदम फ्रेश मोड में पढ़ेंगे, तो कल अपना जनरल क्लॉजेस एक्ट भी फिनिश हो जाएगा। देन वी लेफ्ट विथ ओनली वन टॉपिक दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो आई गेस आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट में जितनी बातें अब तक पढ़ाई हुई है उसकी सारी बातें क्लियर है। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी। मिलते हैं कल विद द रिमेनिंग टॉपिक्स। बाय बाय।